नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीतिक विचारकों में शुमार हैं और ये उदारवादी नेता थे एक। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनका सामान्य परिचय देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने एक पंक्ति कही थी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ कि गोखले में अनेक गुण थे और उनमें से प्रधान गुण यह था कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। बहुत कम उम्र में, अल्पायु में ही वो देश के प्रति बहुत ही निष्ठा भाव रखने वाले थे और उसके प्रति समर्पित हो गए। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो उदारवादियों की शिरोमणि नेता थे। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष का कोई एक ही रास्ता या एक ही रूप नहीं था। जैसे दोस्तों, गंगा नदी है और उसमें गंगा नदी गंगोत्री से एक बहुत ही छोटी सी धारा के रूप में निकलती है, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके बहाव क्षेत्र में आने वाली जो नदियाँ होती हैं, उन नदियों को, सरिताओं को भी ये अपने आप में समेटती हुई चली जाती है। तो ठीक वैसे ही हमारे स्वाधीनता आंदोलन की कहानी है। उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधी के तेजस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहे अहिंसक आंदोलनकारी सभी इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे। 1885 से 1905 का जो काल है उसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का उदारवादी युग हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उदारवादी जो विचारधारा थी वो महत्वपूर्ण भूमिका में रही। उसके बाद फिर उग्रवाद का नंबर आता है, उग्रवादी नेताओं का नंबर आता है। और इस काल के, उदारवादी काल के जो प्रमुख नेता थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। और इन सब में भी हम अगर बात करें तो गोखले इन सब में एक विशेष महत्व रखते थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और अंततोगत्वा स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव से ही बहुत ही मधुर वाणी के व्यक्ति थे। उनकी प्रवृत्ति ये थी कि नरम तरीकों से ही काम निकाल लिया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्य तौर पर जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि ये आराम कुर्सी के नेता थे, आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ थे। वास्तव में ऐसी बातें ठीक नहीं है और गोखले के संबंध में तो ऐसी किसी बात की कल्पना करना भी उचित नहीं है। देश के प्रति अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लग्न और अनथक परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी भी नेता के से पीछे नहीं रहे। तिलक के ही शब्दों में मैं दूसरी बात उद्धृत कर रहा हूँ कि बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने अपरिमित रूप से देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1866 में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में। जब उनकी आयु मात्र 13 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। बिना पिता के वास्तव में इन्होंने अनेक कठिनाइयों का, अनेक संघर्षों का सामना किया, अनेक चुनौतियों का सामना किया। इनके जीवन में जो मुश्किलें आई उनका निडरता के साथ, साहस के साथ इन्होंने सामना किया। उनमें दिल और दिमाग की अद्भुत योग्यताएं थी और उन्होंने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की। जब वो 18 वर्ष की आयु के थे तब वो स्नातक हो गए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक बन गए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। तिलक भी इसी में पढ़ाते थे दोस्तों। तिलक और गोखले इसी फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाते थे, टीचर थे, अध्यापक थे। गोखले इस कॉलेज से 1902 ईस्वी में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानाडे, जो कि उनके गुरु थे, वो उनकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, प्रभावित थे। और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडा के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। इस प्रसंग में डॉक्टर जकारिया
जो हैं वो ये कहते हैं कि गोखले के रूप में रानाडे को जैसा शिष्य मिला वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। गोखले ने अपने गुरु की भावना को यथार्थ रूप में ग्रहण किया और वे कभी भी रानाडे द्वारा निर्धारित मृदुता और मधुर तर्क संगतता के रास्ते से नहीं हटे। जस्टिस रानाडे ने गोखले को बंबई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए और जब वे मात्र 4 वर्ष का जो उनका मात्र कार्यकाल था इस पत्रिका के साथ, तो उसमें एक सुधारक पत्रिका भी उन्होंने निकाली। 22 वर्ष की अल्प आयु में ही गोखले बंबई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने परिषद में बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिए। 1889 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और वे कई वर्षों तक बंबई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। सन 1892 ईस्वी के अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। सन 1902 में उन्होंने केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया था और जीवन के अंतिम समय तक वे इस पद पर बने रहे। परिषद में उनके बजट भाषण बहुत ही तर्कपूर्ण होते थे, तथ्यों से भरे हुए होते थे, बहुत ही आकर्षक लगते थे, विश्लेषणात्मक लगते थे। सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे दोस्तों। 39 साल के उम्र में ही 1905 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। इसके बाद गोखले अनेक वर्षों तक कांग्रेस के उदारवादी पक्ष के कर्णधार का कार्य करते रहे। गोखले ने विविध रूपों में देश की सेवा की। उन्होंने 1897, 1905, 1906, 1908, 1912 और 1913-14 में कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। इनमें से कुछ यात्राएं उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए की थी। 1897 में वे वेबली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वेबली आयोग 2 प्रमुख प्रश्नों पर विचार के लिए नियुक्त किया गया था। पहला सवाल यह था दोस्तों कि क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए, और नंबर 2 कि भारतीय वित्त की समीक्षा। 1905 में गोखले ने होब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए, लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोखले ने 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यवहारिक रूप पर उन्होंने घोर निराशा प्रकट की। उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की भी बहुत कड़ी निंदा की, आलोचना की, और फिर 1 सितंबर 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया था और गोखले इस आयोग के एक सदस्य थे, मेंबर थे। अपनी इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उसके पत्र जो था इंडिया था उसको सक्रिय बनाने में भी उन्होंने बहुत ही मेहनत की। इस दिशा में उन्होंने प्रशंसनीय कार्य भी किया। सर विलियम वेंडरबर्न के सहयोग से उन्होंने इस पत्र को भारतीय आकांक्षाओं का एक ओजस्वी और यथार्थवादी प्रवक्ता बना दिया। 1910 तथा 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे। इन श्रमिकों की स्थिति आज के बंधुआ श्रमिकों से भी बहुत ही बदतर थी, हीन थी। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में सफलता मिली। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो विधायक है इसको, ये काला अधिनियम है, ब्लैक एक्ट है, और इसको रद्द किया जाए और 30 पाउंड के घृणित कर को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने मंशा जाहिर की। गोखले को राजनीतिक
गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले के गुरु तो कौन कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये 2 नंबर के सवाल के अंतर्गत पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें। गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह तथा सम्मान का भाव था। गांधी जी उन्हें पुण्य आत्मा गोखले कहते थे। उनकी निर्दोष देशभक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का ब्रिटेन के नेताओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, गंभीर सत्यनिष्ठा तथा मातृभूमि की अनवरत सेवा से वे भारत तथा विदेशों में अनेक लोगों की प्रशंसा और सम्मान के पात्र बन गए थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें भारी सम्मान दिलाया था, लेकिन यह सब कुछ उनके स्वास्थ्य के मूल्य पर ही हो पाया था। और 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। गोखले के निधन के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। जबकि दोस्तों गोखले ने कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा था जब उन्होंने बंग भंग किया था, तो इस कारण से वो रुष्ट हो गए थे और उन्होंने दूसरा औरंगजेब कहा था। लेकिन कर्जन जो थे उन्होंने लॉर्ड सभा में कहा कि गोखले जैसा संसदीय प्रतिभा वाला व्यक्ति किसी राष्ट्र में मैंने नहीं देखा। तो उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने उनके सम्मान में ये शब्द कहे थे। ये बहुत ही बड़े शब्द हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाले शब्द हैं। भारतीय राजनीति की उग्रवादी धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेष रूप से हम देखें कि लोकमान्य तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। सन 1908 से 11 के वर्षों में गोखले ने तिलक की कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न किए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी मना कर दिया था। उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना, त्याग भावना तथा देशभक्ति की भावना निहित थी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, BA फर्स्ट ईयर के विषय सिलेबस में शामिल हैं, उनका अध्ययन किया। आगामी वीडियो के माध्यम से हम गोपाल कृष्ण गोखले के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।